नमस्कार, मैं अंजना गुप्ता, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। आज युवा का मार्गदर्शन हेतु हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि युवावस्था बालपन का न बड़ा होना न छोटा होना दोनों के बीच की अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चे में हार्मोन्स भी एक तरह की समस्या आ जाती है। वहीं पर समस्या बुद्धि विकार से भी हो सकती है। यहाँ पर हम यूनिवर्सल ऊर्जा को देख सकते हैं। युवा यानी सबसे सहज ज्ञान युक्त, रचनात्मक भी है, पवित्र भी होता है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आत्मा की शुद्धिकरण का समय होता है, जो कि आज बहुत असंतुलित दिखाई देता है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आज हम युवा के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय शुक्ला जी बिहेवियर साइंटिस्ट हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, और मैं अंजना गुप्ता मेडिकल सादर प्रणाम। एस्ट्रोलॉजर। जी सादर प्रणाम। जी, सादर प्रणाम। हम लोग एक यूनिवर्सल ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। वह यूनिवर्सल ऊर्जा हमारे साथ युवा के रूप में है। हम उस युवा को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार 3-4 प्रोग्राम अपने कर चुके हैं, जो कि हम लोगों के हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होंगे। जैसा कि अभी मन की उलझन और सुलझन था, इसी तरह के हम लोगों के कार्यक्रम आपको आगे भी पता चलते रहेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो आपके हिसाब से युवा में कैसी ऊर्जा होती है और कैसे युवा वर्ग का हम लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं? आपसे मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले, फिर मैं अपनी बात को रखूंगी। बहुत अच्छा प्रश्न और सामयिक प्रश्न भी है। और वर्तमान संदर्भ में युवा पीढ़ी और मार्गदर्शन विषय को लेकर अगर हम चिंतन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर युवाओं के बौद्धिक जुड़ाव और उनकी चेतना के परिष्कार के लिए एक नई बात हो सकती है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि युवा पीढ़ी के अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, चाहे वह मानसिक शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो और आत्मा की ताकत हो। और युवा पीढ़ी जब अपने विकास के संदर्भ और प्रसंग को खोजने का प्रयास करती है तो बहुत विराट चिंतन उनके मन में रहता है। वह चाहते हैं कि स्वयं का विकास तो वो करें ही, परिवार और समाज और राष्ट्र में भी उनका योगदान हो। लेकिन कई बार उनकी एक बहुत बड़ी अपेक्षा परिवार से, समाज से, राष्ट्र से और विश्व समुदाय से होती है। और उनके मन में एक छोटी सी जो एक आशा होती है वो ये होती है कि जिस संचेतना के द्वारा वह संचालित हो रहे हैं, जिन बातों पर वो चिंतन कर रहे हैं, जो बातें वर्तमान संदर्भ और समाज के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं, वह सब उनके मन में उमड़ घुमड़ रही हैं। लेकिन वह चाहते हैं कि इस चिंतन को एक प्रवाह मिले, एक मार्ग मिले, एक नई दिशा मिले और समाज जिस चिंतन धारा में प्रवाहित हो रहा है उसमें वह अपना योगदान दे पाए। इन सभी बातों को लेकर उनके अंदर एक विचार, एक भाव, एक ऊर्जा काम करती है और चेतना के परिष्कार के संदर्भ में वो चाहते भी हैं कि इस परिवार और समाज और राष्ट्र और विश्व समुदाय उनसे बात करे। जी जी, बहुत सही बात करी है। क्योंकि कौन से युवा में संपूर्णता नहीं होती है, सभी में होती है। बच्चों के विकास में जहाँ पर सारे लोग लगे रहते हैं, युवाओं को नया दिशा देते हैं। जहाँ की मैं यहाँ की बात करूँ थोड़ी देर के लिए, कि मैं इस समय अमेरिका में जिन युवा को देख रही हूँ, काफी डिसिप्लिन्ड युवा दिखाई दे रहा है। हमारी ये कई बार गलतफहमी होती है कि पश्चिम में देशों में जाके युवा बिगड़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। युवा के खुद के संस्कार होते हैं, उनकी मातृभूमि से उनका जुड़ाव होता है और उनके काम करने की क्षमता होती है। देखिए, आज जो बच्चे हैं, उनकी जड़ हमारे घर के अंदर से आती है। तो यूथ में जो होती है, जो कुछ होता है कि हम कई बार यूथ को समझते नहीं है, छोटी छोटी बातों में उनकी त्रुटियां निकालते हैं। तो उसके अंदर एक निंदा का भाव पनप जाता है। यह निंदा का भाव हम अगर ज्योतिष में देखते हैं तो राहु से संबंधित होता है। वहीं अगर हम देखते हैं कि किसी बच्चे की बार बार या युवा की हंसी उड़ाई जाती है, तो वह सर्वनायक अपनी स्थिति को समझता है। और ऐसे में बच्चे पे केतु का प्रभाव देखा जाता है, जहां पर देखा जाता है कि बच्चा बहुत शर्मिंदा है, या बच्चे को बार बार शर्मिंदा किया जा रहा है, तो वह उसके अंदर चंद्रमा खराब होने लगता है। वहीं पे अगर बच्चे में सहनशीलता की विकास युवा वर्ग में की जाए,
तो वह युवा हमारे गुरु से संबंधित होता है और सहनशीलता उसमें आती है। वहीं पे बच्चे को अगर उत्साहित किया जाता है युवा को, तो आत्मबल आता है जो कि सूर्य के कारण आता है। वहीं अगर युवाओं की हम प्रशंसा करते हैं अच्छे काम के लिए, तो मंगल एक्टिव होता है उनका। वहीं अगर हम उचित व्यवहार करने लगते हैं उनके साथ, तो उन्हें न्याय की भावना आती है जो कि शनि से संबंधित होती है। अगर युवा में संरक्षण की बात करते हैं हम, कि उनको संरक्षित करते हैं, तो उनमें विश्वास पैदा होता है जो बुद्ध के कारण आता है। वहीं मित्रता की बात करते हैं, तो हम अगर उनके साथ अच्छे संबंध रखते हैं यूथ के साथ, तो प्रेम वह ढूंढते हैं। कैसा प्रेम? जो कि यूनिवर्सल प्रेम होता है। यह शुक्र ग्रह का कारक होता है। तो देखिए, जहां ये ग्रह भी काम करते हैं, वहीं हम उन युवाओं में ये सब चीजें बढ़ाना और घटाना हमारे ऊपर निर्भर होता है। तो मैं इसलिए ये चीज को रख रही हूँ कि हम ये सब कर रहे हैं, पर हम ज्योतिष में जब ये चीजों को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम छोटी सी चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि हम एस्ट्रोलॉजर होकर उन चीजों को उस तरह से देखते हैं, पर ये तो सामान्य सी बात है कि किसी बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो वह हमेशा अच्छा काम करेगा। अगर हमें टिच टिच करेंगे तो वह यूथ बाहर नहीं निकलेगा। हम लोग जैसे कि आपके साथ एक विषय पे बात कर रहे थे युवाओं से संबंधित। वह विषय ऐसा था कि आज हमारे देश का युवा विदेश की ओर भी जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी बहुत सोचनीय विषय रहा है मेरे लिए भी, जब मैं यहाँ आके देखती हूँ। और हम चाहते हैं बच्चे अपनी भूमि का विकास करें। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि बच्चों में ये जो चेंजेस हो रहे हैं, बच्चे अपने टैलेंट को बाहर जाके ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। तो आज हम अपना मार्गदर्शन इस तरह का करें कि बच्चों के अंदर ये सब चीजें जो है, निगेटिव भी है इसमें, और पॉजिटिविटी की ओर कैसे लाए बच्चा, जिससे अपनी जमीन से जुड़े, अपने टैलेंट को पहचाने। इसके बारे में आप बताइए। बहुत अच्छी बात आपने किया कि निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं और सभी लोग इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि ब्रेन कंटिन्यूअस ड्रेन होता जा रहा है। हमारे यहाँ की जो परंपरा है, हमारी जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो भारत के मूल्य हैं, उन तमाम बातों को लेके, जिन संस्कारों की हम बात कर रहे थे, जिन संबंधों की आपने बात की, जिस जुड़ाव की आपने बात की, तो ये जुड़ने और जोड़ने की जो संस्कृति है कि कैसे एक बच्चा हमसे जुड़ जाए। आपने कहा कि उनकी प्रशंसा की जाए, उनके अच्छे कार्यों को हम कहीं ना कहीं अनुशंसा के रूप में देखने का प्रयास करें, उनके ऊपर विश्वास करें। ये जो एक निरंतर अविश्वास की परंपरा है, निरंतर जो हम बच्चों के अंदर उदासी देख पा रहे हैं, और एक लंबे समय तक जब युवा पीढ़ी अपने ही राष्ट्र में अपने रोजगार की तलाश के लिए, अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयास करता है, और जब उसे वह उचित स्थान और रिस्पेक्ट और सम्मान नहीं मिल पाता है, तो कई बार उसके अंदर एक गहरी उदासी अवसाद आता है और वह पलायन का रास्ता खोजने का प्रयास करता है। वह पलायन चाहे वह किसी देश में किसी ग्रामीण परिवेश से शहरों की ओर हो, या शहरों से महानगर की ओर हो, या महानगर से दूसरे अन्य देशों की ओर हो, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि जिस स्थानीयता की बात हम करते हैं, और उस स्थानीयता में जब हमारा पारिवारिक परिदृश्य या हमारा जो सामाजिक परिदृश्य है, वो निरंतर युवा पीढ़ी की उपेक्षा करता है। उनको लगता है कि शायद युवा का मतलब यहाँ यह है कि सबसे अधिक विध्वंसात्मक और नकारात्मक सोच शायद इन्हीं के पास में है। पूरे समाज की जो नेगेटिविटी है वो इनके पास है, और इनको निरंतर समझाया जाए, निरंतर मार्गदर्शन दिया जाए। अगर इस दृष्टिकोण से हम कुछ प्रयास भी करते हैं, तो आप देखेंगे कि युवा पीढ़ी हमसे अलग हो जाती है। मैं एक बिल्कुल। संदर्भ का उल्लेख यहाँ करना चाहूंगा कि जी। जितने भी ऐतिहासिक और जितने भी उदाहरण हम देने का प्रयास करते हैं, एक लंबे समय से आप देखिए, पिछले 25-30 सालों से हम उन उदाहरणों को समाज के सामने रखने का प्रयास करते हैं जो अपवाद बन गए हैं। अपवाद से मेरा अर्थ है कि एक व्यक्ति ने किसी परिदृश्य में, किसी परिवेश में सफलता अर्जित कर ली या उपलब्धि तक पहुंच गया, तो वो एक जो हमारा टेप रिकॉर्डर शुरू होता है, वो करीब 20-25 सालों तक वही चलता है। युवा पीढ़ी का ये कहना है कि आप समाज के अलग अलग क्षेत्रों से जब उदाहरण की बात करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन उनके पास में है, ये जानकारी उनके पास में है। ये इंफॉर्मेशन जो कोई व्यक्ति अचानक या किसी विपरीत परिस्थिति के कारण किसी ऐतिहासिक और विशिष्ट संदर्भों में उसे अपने समाज के बीच में किसी अवसर की तलाश उसने की और उसको प्राप्त हो गया, तो हमें ये इस बात का, इस केस स्टडी
पीढ़ी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या वही परिस्थिति और परिवेश और चिंतन सभी युवाओं के पास में है। इसको हम कॉमन रूप से जब मान के पिछले निरंतर कई वर्षों से एक ही उदाहरण से काम चलाते हैं, तो युवा पीढ़ी ये मान के चलती है कि आप हमको एक हॉल में बिठा के हमसे तालियां बजवा लेंगे, हम नाचने लगेंगे। लेकिन वो जो थ्रिल आप पैदा करना चाहते हैं, थ्रिल और मोटिवेशन और इंस्पिरेशंस में अंतर है। थ्रिल फॉर द टाइम बीइंग होता है, हम लंबे समय तक युवाओं के अंदर प्रेरणा को स्थायी संदर्भ में पोषित कर सकें, इसकी बात होना चाहिए, न कि हम केवल क्षणिक उनके अंदर उकसा के और उनको भड़का के या कुछ बातें बोल के केवल तालियां और सीटियां बजाने की जो परंपरा हमने विकसित कर रखी है, वहां युवा के लिए एक मनोरंजन है, वह प्रेरणा प्राप्त नहीं कर रहा है। कुछ समय उसने टाइम पास किया, आपकी बात अच्छी लगी, ये एक अलग संदर्भ है। लेकिन युवा पीढ़ी जब आपसे ये कह दे कि मुझे आपसे मिलके वाकई में मेरी चेतना का विकास हुआ, मैं आत्मगत चिंतन की ओर अभिमुखित हुआ, मुझे लगता है कि आज ये चर्चा के बाद एक विचार मेरे अंदर उत्पन्न हो गया और उस विचार के माध्यम से जीवन पर्यंत में अपना विकास कर लूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। ऐसे ही मैंने सबसे पहले युवाओं के लिए अपना आर्टिकल लिखा था। मुझे नहीं पता था मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि शायद मेरे अंदर में एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि यूथ्स को, भारत जो सबसे ज़्यादा संपन्न है यूथ्स में, और बाकी देश अमेरिका या और देशों में वृद्ध लोग ज़्यादा हैं। तो इस युवा का आज निरंतर ह्रास हो रहा है। जब मैं कुछ बच्चों के बीच ये बात सुन रही थी तो मुझे बड़ी दुखद ये अनुभूति हुई। बच्चे कह रहे थे कि हमारे यहाँ मंदिर तो बनते हैं, इन सब पे काम होता है, तो क्या हम लोग के रोजगार के लिए ये सब काम नहीं हो रहे हैं? तो आज जो यूथ है वो कहीं ना कहीं इस चीज से कहीं परेशान दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि जीवन के प्रति गंभीर दृष्टिकोण अगर युवा रख रहा है तो हमें लगता है कि हमारे देश को भी मनोरंजन के साधन नहीं जुटाना है, हमारे देश को भी हल निकालना चाहिए इनकी समस्याओं का, ना कि यह समस्या नहीं तो विकृत रूप से आ जाएगी। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैंने ये देखा है कि यह समस्या बहुत बड़े रूप से आ रही है। आज कोरोना जैसी महामारी में हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इन सब चीजों से, तो हमें लगता है रोजगार भी बहुत बड़ा यूनिवर्सल एक काम है जो हमें करना चाहिए। हम कहते हैं कि बहुत सारी काउंसलिंग नहीं कर सकते यूथ के साथ, तो कुछ काउंसलिंग सरकार को भी अपनी तरफ से करनी चाहिए, यूथ से संपर्क करना चाहिए। उन यूथ्स के द्वारा नई चीजें निकल के आएंगी जो कि हमारे देश के डेवलप के लिए होंगी, और हम चाहते हैं कि यह डेवलपमेंट एक यूथ दे तो बहुत अच्छा होगा। वहीं पर हमने देखा है कि आजकल काफी मनोरंजन के साधन भी ऐसे ऐसे आ गए कि लोग बाग छोटी छोटी डांस पिक्चर ये सब बना के अपने यूथ का रुझान उस तरफ डाल दिए हैं। तो ये भी एक गलत ट्रेजेडी है। मुझे लगता है मनोरंजन होना चाहिए, ये मना नहीं है, पर वो फूहड़पन में नहीं आना चाहिए। ये बहुत गंभीर दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स की खोजों पर, चांद पर, साइंस पर, इस पर जाने के लिए एक सुलभ साधन होना चाहिए, जो आज बच्चों के विकास में मुझे दिखाई नहीं दिया। वहीं पर हम कह सकते हैं कि आदर्शों के प्रति भी गंभीरता रखना चाहिए, कि हमको बच्चों की इन सब चीजों को समझना चाहिए। कम से कम आज बच्चों को यह प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हमें इतना काम करना है या इतना मुझे पैसा कमाना है। हमें यह प्रेशर डालना चाहिए बच्चा किस तरह से खुश रह सके और अपने टैलेंट को आगे ला सके। वहीं मैं अपनी ज्योतिष में जब इन चीजों को देखती हूँ तो बहुत जल्दी से बताऊंगी कि जब यूथ बिगड़ता है तब उसमें तीन चीजें प्रॉपर मैंने देखी है। एक तो वह आवेग में आता है, अचानक कोई डिसीजन लेता है जिसके कारण वो भ्रमित हो जाता है। वहीं अगर भौतिक सुख की चाह उसके अंदर आ रही है तो भौतिक सुख की चाह में वो जालसाजी करने लगता है, टिप्स अपनाने लगता है। आज डार्क वेब जैसे मीडिया ने अपना एक नया मुकाम हासिल किया। मैं देखती हूँ कुंडलियों में कि बहुत सारे बच्चे इस ओर चले गए हैं। वहीं पे देखिए कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इन सब में मैंने ग्रहों को इन्वॉल्व देखा है, इसलिए मैं इसकी बात थोड़े कम पीरियड में कर रही हूँ कि आवेग जो आते हैं वो मंगल जब तेज हो जाता है उनका, यूथ यानी युवा, मंगल यानी सेनापति, ऐसे उन लोगों के अंदर एक ऊर्जा यंग एज में होती है। उस ऊर्जा का, अब मैं यूनिवर्सल ऊर्जा को इसीलिए कह रही थी, अगर उनका डायरेक्शन चेंज हो गया, डाउन में चली गई, तो वो बहुत बड़े क्रिमिनल है, और अगर ऊपर चली गई
तो वह बहुत बड़े रिसर्च के रूप में आएगी। तो मैं आज युवाओं को यही समझाना चाह रही थी कि आप अपने आवेग, अपने मंगल की एनर्जी को कंट्रोल करके सही दिशा देना चाहिए। अगर आपको भौतिक सुख की चाह है तो आप जालसाजी से मत कमाइए। इसमें शुक्र जैसे ग्रह, राहु जैसे ग्रह होते हैं, शॉर्ट ट्रिप होती है, शॉर्टकट से पैसा। आज बच्चों को आदत पड़ चुकी फ्री का खाने की, वह भी कारण है। एक सुसाइड के लिए हम मून को देखते हैं, चंद्रमा बिगड़ जाता है बच्चों का तो भी ऐसा होता है। तो इस तरह से मैंने इन 3 चीजों को देखा। वहीं 5 तत्व जो होते हैं उनकी भी बात मैं करूं। वायु तत्व के बच्चे जो होते हैं तो हवा हवाई ज्यादा रहते हैं, कुंभ, मिथुन और तुला राशि के बच्चे। जल तत्व के होते हैं तो काफी डिप्रेशन में भी रहते हैं, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि के। अगर अग्नि तत्व के बच्चे हैं तो इनमें एनर्जी बहुत होती है, बस एनर्जी का डायरेक्शन सही नहीं होता है तो दिक्कत देते हैं, मेष, सिंह और धनु राशि। पृथ्वी तत्व राशि काफी सहनशील होती है, परंतु जब ये अपनी चीजों को नहीं पाते तो काफी जोखिम ले लेते हैं कामों में। वह है मकर, वृषभ और तो कन्या राशि। तो इस तरह से मैंने राशियों को देख के बता रही हूँ कि ये बच्चे हैं तो आपको इनका डायरेक्शन सही करना है। तो इसके लिए अगली चर्चा करूंगी इसी के साथ जुड़ के आखिरी में। अभी हमें सिर्फ ये बताइए, अगर कोई बच्चा भौतिक सुख चाह रहा है, उसके अंदर बहुत टेम्परामेंट है और बहुत उसके अंदर निगेटिविटी है, इन तीनों को आप बिहेवियर काउंसलर से कैसे बताना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने कहा कि देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व को अगर हम देखने का प्रयास करें तो समाज में अगर युवा पीढ़ी सही दिशा में जा रही है तो इसका मतलब है कि दोनों वर्गों ने अपना काम किया है। अर्थात समाज और प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय स्तर पर उनके लिए चिंतन किया जा रहा है। इसी प्रकार से युवा पीढ़ी भी अपने बड़ों से जुड़ाव को कहीं ना कहीं धैर्यपूर्वक जोड़ने की बात को स्वीकार कर रही है। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी है, वॉरेन बफेट का नाम सबने सुना होगा। उनके पास बिल गेट्स जब समय लेने के गए तो कई दिनों के प्रयास के बाद में उनको 15 मिनट का समय मिला, और जब उन्होंने मुलाकात की तो वो 15 मिनट की जो मुलाकात है वो 15 घंटे में बदल गई। उन्होंने ये बात कही कि आज जितना भी मुझे चिंतन करना था, जितना भी मेरे अंदर प्रश्न थे, वो सारी बातों पर मैंने गहरी चर्चा कर ली और मैं इसी दुनिया के सामने आपसे भी अमीर बन के स्वयं को स्थापित करूंगा। और ये उन्होंने करके दिखाया। ये क्यों हो पाया? उसका सबसे बड़ा कारण है कि एक युवा के अंदर 15 मिनट की ताकत 15 घंटे में बदल गई। अर्थात 15 घंटे का चिंतन, मनन और विचारों पर निरंतर चिंतन करने के बाद किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जो गहरे धैर्य की आवश्यकता है वो युवा पीढ़ी को रखना पड़ेगी। और अगर वह उन्होंने रखा है तो मैं आपसे ये दावा करता हूं कि विश्व समुदाय में राष्ट्रीय स्तर पर एक जिले के अंदर जब आफत आती है तो हम सब बड़े लोग मिलकर, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, जज हो या समाज के सेवी हो, किसी भी धर्म के प्रभाग के मुखिया हो, कोई हमारे बीच के बुजुर्ग हो या विषय के अलग अलग विशेषज्ञ हो, ये सब लोग आखिर युवा पीढ़ी से बात करते हैं या बौद्धिक चिंतन करते हैं। तो ये जो चिंतन की प्रक्रिया है, चाहे वो जिले स्तर पर हो या वो राज्य स्तर पर हो या राज्य स्तर पर केवल दीक्षांत समारोह तक अगर हमारे राज्यपाल महोदय अपने आप को सीमित करते हैं तो उनका दायरा थोड़ा सा और अगर बढ़ जाए और युवाओं की जो अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय में प्रति माह उनका कहीं ना कहीं गमन हो जाने की स्थितियां हो, उनसे वो संवाद करें। तो जब समाज का अलग अलग वर्ग या हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी या मुगल गार्डन आज खोल दिया गया सबके लिए, तो 100 लोग वहां पर जा रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से समाज के बड़े हमारी युवा पीढ़ी से थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करेंगे और युवा पीढ़ी भी केवल कुछ प्रश्न तक अपने को सीमित न रखे बल्कि लंबे समय तक अपने आप को इस बात के लिए इन्वॉल्व हो जाए कि हमें आपस में मिलकर अपने बड़ों के सानिध्य को प्राप्त करके थोड़ा सा धैर्य रखें। ऐसा नहीं है कि हम 1 सेकंड में किसी समस्या का समाधान कर लेंगे। हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं तो 30 मिनट हमको लग रहा है ना। तो इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टि को अगर हम सामने रखें तो एक युवा पीढ़ी को सबसे पहले अपने कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड पर एक गहरा काम करना पड़ेगा कि आखिर वो क्यों पैदा हुए हैं, हु एम आई, मैं कौन हूं। ये मैं कौन हूं का जो प्रश्न है ये आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है, ये जीवन जीने का प्रश्न है, लाइफ स्टाइल को आइडेंटिफाई करने का प्रश्न है। तो ये हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा
निर्धारित होता है और युवा पीढ़ी को इस पर निरंतर चिंतन करना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर मैं इस दुनिया में आया हूं, जितना भी मैंने पढ़ाई किया है उसमें अपने आप से प्रश्न करें कि आखिर मेरे जीवन में विजन मिशन टारगेट के बीच में क्या सहसंबंध है। अगर विजन मिशन टारगेट का उत्तर उनको मिल जाता है तो पता चलेगा आपको आश्चर्य होगा। एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं कि 10,000 बच्चों के बीच में एक बच्चे का विजन लाइफ में होता है, 5,000 बच्चों में एक बच्चे का मिशन होता है, 1,000 बच्चे में एक बच्चे का टारगेट होता है। इसमें आंकड़ों में कुछ फ्लैक्चुएशन हो सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति ये बनी हुई है। आप बताइए, जब कोई युवा पीढ़ी अपनी लाइफ में विजन मिशन और टारगेट डिसाइड ही नहीं कर पाएगी तो वो कहां पहुंचेगी और क्यों पहुंचेगी और कैसे पहुंचेगी? ये सारे प्रश्न हमारे सामने फिर एक बार क्रोंदने लगेंगे और हमारे समाज से पूछने लगेंगे कि हम क्या करें और युवा पीढ़ी क्या करे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी अच्छी बात बताने के लिए। निश्चित है अपना उद्देश्य भी यही है कि कहीं हमारा यूथ एक बीच में एक वो नहीं पा रहा है कि कैसे जुड़े, अपनी बातों को, परिवार की बात नहीं हो रही, ये बड़ लेवल की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कोई छोटी मोटी बात पे नहीं कर रहे हैं कि घर से ऐसा कर ले वैसा कर ले। हम एक विश्व स्तर पे बात कर रहे हैं कि बच्चों का जो टैलेंट है, बच्चों की जो खुद की कैपेसिटी है, उसको हम लोग कैसे एक फ्लो में लाएं, जो कि आज कहीं कनेक्टिविटी टूटती सी दिखाई दे रही है। उस कनेक्टिविटी के लिए हम लोग ये रख रहे हैं कि युवा का मार्गदर्शन किस तरह हो। यह एक कह सकते पुल के रूप में हम लोग बन के आ रहे हैं कि यूथ भी अपनी बात को रखे, जैसा आपने बोला है, उसके लिए उसको तीनों ब्रेन पे काम करना चाहिए। और वहीं पे हम चाहते हैं कि जैसे गवर्नमेंट है, जो सरकारी ओहदे वाले लोग हैं, या कह सकते हैं जो अंश, जो बहुत बड़ी बड़ी मिशनरियां हैं, वह इन चीजों को लाए। यूथ में आज प्रॉब्लम रोजगार बस की नहीं है, आज उनको दिमाग में स्थिरता का अभाव आ रहा है। जो मैंने अभी पहले भी बोला है कि वो जो टैलेंट है वो कहीं खोता जा रहा है। मैं जब छोटे छोटे वीडियो ये सब देखती हूँ तो मुझे बड़ा क्षोभ होता है कि आज युवा को जो काम करना चाहिए वो ना करके उसकी दिशा हो गई, यानी दिशाहीन लगता है मुझे। इसलिए मेरे मन में ये बात आई है। जल्दी से मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि जो बच्चे होते हैं, अगर उनकी हम राशियों से देखते हैं, मैंने जो अनुभव किया है वो शेयर कर रही हूँ। अगर बच्चा मेष राशि का है तो वह सरप्राइज देना चाहता है, हमेशा वो चाहता है कि हम सरप्राइज दें, तो इसके लिए वो संघर्ष करता है हमेशा, जो भी होगा। वहीं पर अगर वृषभ राशि का बच्चा होता है तो वो थोड़ा सा मनमौजी टाइप का होता है, और वह अपने को दूसरे लोगों के साथ खुशियों में ढूंढता है, इसलिए कई बार वो रिस्क लेने की प्रवृत्ति आ जाती है, तो वो भी उनके लिए अच्छा होता है। वहीं पर हम कहेंगे मिथुन राशि जो काफी बुद्धिमान होती है, चालाक होती है, वह अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से बड़े बड़े टैलेंट को पार कर सकता है। तो देखिए, ये इस चालाकी में कभी कभी चीटिंग भी करते हैं, तो ये दोनों चीजों में बैलेंस आना चाहिए। वहीं पे अगर कर्क राशि है तो वह बच्चा छोटी छोटी बातों में हमेशा मीन मेख निकालता है, तो उसके ये संवेगों को हमें समझना चाहिए और उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। सिंह राशि होता है जिन बच्चों की या युवाओं की, वो बहुत तेज से सुर्खियों में आना चाहते हैं, चाहे कैसे आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने आप को बिल्कुल आकर्षित करते रहें, तो ऐसे लोग पॉलिटिकल चले जाते हैं कई लोग। तो वहां भी युवा का जो टैलेंट है कई बार निकल के आता है, कई बार बिगड़ जाता है। वहीं पर जहाँ पे कन्या राशि बोली जाती है, कन्या राशि जो होती है वह भी हम कह सकते हैं, ऐसे लोग कई बार छोटी छोटी चीजों में या छोटी छोटी क्रोध में ऐसी चीजों से ग्रसित हो जाते हैं ऐसे बच्चे, उनके भी इन चीजों को हमें निकालना है। वहीं तुला राशि जिसे कि हम लोग शुक्र की बेहतरीन राशि बैलेंस बनाने की बोलते हैं, पर वो जालसाजी में फंस जाता है। कभी वो सिग्नेचर गलत करता है, कभी वह कुछ इस तरह की चीजें करने लगता है जो कि वह क्रिमिनल क्षेत्र में चलने लगते हैं। वृश्चिक राशि में बदला लेने की बड़ी शक्ति होती है, अगर यही बदला अच्छी चीज में हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो साजिश करते हैं ऐसे लोग सुसाइड भी करते हैं और मार भी डालते हैं। तो इस तरह से हम देखें, धनु राशि जो कभी कभी बहुत अच्छी दिखाई देते हैं बच्चे, और कभी कभी मुझे बहुत टेम्परामेंट लूज दिखाई दिया उनका। तो इस तरह के जो होते हैं काफी आध्यात्मिक फील्ड में जाना चाहते हैं। और वहीं पे मकर राशि
गहराई लिए होती है, राजदार होती है। इनके अंदर इतने अच्छे अच्छे पावर होते हैं कि वह अगर वो कभी दे दे समाज को, तो उससे अच्छा कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं हो सकता है। वहीं पे अगर कुंभ राशि करे, तो यह अगर किसी ने इनके साथ चीटिंग कर दी, तो ये वादा खिलाफी के विरुद्ध जाके कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आगे भी बढ़ जाते हैं और पीछे भी चले जाते हैं। आखिरी मीन राशि है, जो कि हमेशा निराशा से घिरी रहती है। अक्सर उनके बहुत सारे इमोशंस होते हैं, अगर उनको वहां पे कोई टच कर देता है तो काफी हिंसक भी हो जाते हैं। तो ऐसे हमने देखा कि राशियों में जो युवा यूथ दिखाई दिया, वो इस तरह से मुझे दिखाई दिया। तो मैं कहना चाहूंगी, अगर आप बच्चे की राशि जानते हैं या उनके एलिमेंट्स जानते हैं, तो आप बच्चे को वैसा ट्रीटमेंट देने लगिए, और युवा एक मार्गदर्शक के रूप में आपके सामने निखर के आएगा। आप इसमें क्या बोलते हैं कि बच्चों में जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनके बारे में आपका बिहेवियर काउंसलर क्या बोलता है कि जो बच्चों में अ, 5 तत्व होते हैं? जी। जी। अब बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, कुछ चीजें मनुष्य होने के कारण हमारे पास में नैसर्गिक भी हैं और ज्योतिष विद्या के माध्यम से आप उनको और स्पष्ट भी कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि को जब हम इसमें लॉन्च करने का प्रयास करते हैं, तो एक संतुलित अप्रोच हमारे सामने निकल के आती है। उदाहरण के लिए, कि बच्चों को अगर हम युवा पीढ़ी को कुछ भागों में विभाजित करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, जब बच्चे रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, अनुसंधान परक उनके जीवन में मूल्य होता है। कई बार वो प्रोफेशनल एथिक्स के साथ में जीवन जीना चाहते हैं, कई बार वो टेक्निकल लेवल पर जाके काम करना चाहते हैं, और कई बार अपने जीवन में वो सोशल एस्पेक्ट से जुड़ना चाहते हैं। तो शिक्षा की जो अलग अलग प्रणाली है, और जो कुछ भी हमारे पास में आउटकम्स निकल के आ पाता है, चाहे वह प्रोफेशनल के रूप में हो, टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में हो, एकेडमिक लेवल पर हो, या रिसर्च के लेवल पर हो, या सोशल एस्पेक्ट पर हो, जितने भी स्वरूप में हम उन्हें परिभाषित करते हैं, तो समाज के उन क्षेत्रों में जो लोग अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, उन्हें अलग अलग समूह में, या युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, विश्व समुदाय के लेवल पर कहीं ना कहीं उनसे संबंध भी स्थापित करना पड़ेगा, उन्हें संबोधन भी देना पड़ेगा, और ये जानने का प्रयास करना पड़ेगा कि अगर उन्होंने अपनी प्रतिभा को आइडेंटिफाई किया है, तो उस आइडेंटिफिकेशन में क्या वो इस गहराई में जा पाए हैं, जहां वह अपनी संपूर्ण शिक्षा के किसी प्रत्युत्तर को ढूंढ पाए। अपने जीवन के जो अनुभव है, उसका उनके पास में उत्तर है। उनके पास जो शारीरिक और मानसिक सक्षमता है, क्या उसको वो कंक्लूड कर पाए हैं। उनके पास जो इमेजिनेशन पावर है, बहुत बड़ी शक्ति युवा पीढ़ी के पास में होती है, क्या वह इमेजिनेशन पावर किसी क्रिएशन में कन्वर्ट हो पाई है। और अगर वो किसी क्रिएशन में कन्वर्ट हो पाई है, तो उसमें इनोवेटिव आइडियाज का क्या योगदान है, और इन सब बातों के प्रति उन्होंने अपने जीवन में ऑनेस्ट अप्रोच किस लेवल पर की है। क्योंकि देखिए, ये निश्चित मानिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। लेबर नेवर गोज डिसरिगार्ड, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता है, लेकिन सफलता और उपलब्धि के बीच में एक छोटा सा अंतर है। उस अंतर को समझने के लिए सभी युवा पीढ़ी को एक बहुत बेसिक बात पर काम करना पड़ेगा, और उन्हें इस बात को गहराई से स्वीकार भी करना चाहिए कि वो किसी भी स्तर पर जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में चल रही है, उसको कंक्लूड करें, और ये पता करें कि ये जो सूचनाओं का जो हम पुतला बन के जी रहे हैं, ये बहुत लंबे समय तक लाइफ को आनंदमयी जीवन से जोड़ने में सफल नहीं हो पाएगा। तो उन्हें उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन में, रियलाइजेशन में, और कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक बार उन्होंने जीवन का विश्लेषण, इंफॉर्मेशन के बाद में ट्रांसफॉर्मेशन और अनुभूति के पक्ष अर्थात रियलाइजेशन और विजुअलाइजेशन को समझ लिया, तो निश्चित मानिए कि वो अपने जीवन में विजन, मिशन और टारगेट के प्रति निश्चित रूप से संवेदनशील होकर अपना रास्ता खुद बना लेंगे। और आज हम जो बात कर रहे हैं युवा पीढ़ी और मार्गदर्शन, आप आश्चर्य करेंगे कि इन छोटी छोटी बातों को फॉलो करने के बाद में युवा पीढ़ी समाज के लिए स्वयं मार्गदर्शक बन के उभर के हमारे सामने आ जाएगा। आपको आश्चर्य होगा कि वह युवा पीढ़ी बच्चों को बताएगा कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं।
वह युवा पीढ़ी माता पिता के लिए एक सांकेतिक और पथ प्रदर्शक के रूप में साबित हो जाएगा। वह युवा पीढ़ी समाज के बुजुर्गों के लिए एक नई जीवन धारा अपने अंतर्मन से बोध के साथ प्रस्तुत कर देगा, और वही युवा पीढ़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व समुदाय के मार्गदर्शन के लिए अपने आप को तत्पर कर लेगा। इतनी बड़ी संभावना युवा पीढ़ी के अंदर है। जहां आज हम प्रोग्राम में युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने इन बिंदुओं, इन बातों पर अपना ध्यान आकर्षित किया और उसका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। देखिए, बैठना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके हमें जोड़ना पड़ेगा, कुछ दिन लगाने पड़ेंगे। अगर कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने लगा के अपनी जिंदगी को हम संवार लेते हैं, सजा लेते हैं, तो वो संपूर्ण विश्व को राह दिखाने में अपने आप को साबित कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने, जहाँ मुझे अपना युवा समय याद आया। अपनी ऊर्जा को मैंने कभी गमाया नहीं, क्योंकि मेरा टैलेंट कहीं से आया नहीं। मेरा टैलेंट युवा अवस्था में आया, जब मैं कॉलेज में थी। मैंने अपनी एनर्जी को वहां इतना फोकस किया कि हर चीज में पार्टिसिपेट करने के अलावा मैं टैलेंट को अपने निखारती रही, जो आज मेरे साथ बाहर निकल के आया। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए युवाओं से आह्वान करती हूँ मैं कि आप अपने टैलेंट को अपने कॉलेज लाइफ से, अपनी स्कूल लाइफ से पहचानिए। वहां से आएंगे तब आगे आ पाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मुझे दिखाई दी। जो बच्चा पैसा कमा के लाता है, वो अपने क्रिएशन को भूल चुका है। उसे लगता है धन कमाना ही बहुत बड़ा काम है और मैं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, हर बच्चे से मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप अपने खुद के बारे में सोचो। ये तो धन कमाना एक काम है, और अपना खुद का जो ब्रेन है, अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है, खुद की आइडेंटिटी मतलब अपनी आत्मा या अपना साउंड, उसको पहचानो, उसके लिए समय दो। आपने जो बात कही उसके लिए बहुत अच्छा ये रिमेडीज है। तो यह कह सकते हैं, गांधी को मानो या ना मानो, पश्चिम सभ्यता में पूरब की लाली को तो पहचानो। तुम्हारी ध्वनि से प्रतिध्वनि जब निकले तो विश्व में भारत के युवा की जय जयकार हो। इसी के साथ मैं आपके साथ धन्यवाद करती हूँ, और आप आखिरी में कुछ बोलना चाहें तो बोल के समाप्ति की। बहुत अच्छी बात आपने की। भारतीय पृष्ठभूमि और राष्ट्रवाद का जो प्रतिबिंब आपने युवाओं के माध्यम से देखने का प्रयास किया है, राष्ट्रीय स्तर पर जो युवाओं को बहुत बड़े स्तर पर ले जाने की बात आपने मनन चिंतन में धारण की है, निश्चित तौर से आज की जो शुभकामना और भाव जगत है आपका, वो संसार तक पहुंचेगा, और युवा पीढ़ी इस चेतनता के साथ स्वयं को जोड़ पाएगी और ऊर्ध्वगामी चिंतन की ओर बढ़ने में अपनी शक्ति का समावेश कर पाएगी। और उस शक्ति को भारत ने हमेशा ब्रह्म मुहूर्त से देखा है। आज हम और आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर पा रहे हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हमने ब्रह्म मुहूर्त के समय को अपने जीवन में उपयोग किया है, और ब्रह्म मुहूर्त से लेके प्रातःकालीन बेला तक 3 या 4 घंटे का श्रम अपने आत्मिक विकास में लगाया है। वही हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बनकर समाज के सामने, समाज को एक नई दिशा देने में मार्गदर्शन दे रही है। इस बात के लिए हम अंतर्मन से भारतीय पृष्ठभूमि और राष्ट्रवाद के समर्थक तो है ही हैं, लेकिन संपूर्ण युवा पीढ़ी से निवेदन भी करते हैं कि अपनी शक्ति को पहचाने और विकास के पुंज बनकर समाज को एक नवीन मार्गदर्शन दें। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। नमस्कार।